नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज का मुद्दा नवनीत राणा। जब से नवनीत राणा जेल से रिहा हुई हैं, जब से अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं, जी हां 8 मई आज नवनीत राणा रवि राणा के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। लेकिन अस्पताल से बाहर आने के बाद जब उनके समर्थक वहां मौजूद थे तो हाथ में नवनीत राणा की थी हनुमान चालीसा की किताब। जी हां, उसको हाथ में लेके वो बाहर आई और बाहर आते ही जब समर्थकों के बीच उन्होंने उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जब बोलना शुरू किया तो माहौल फिर से गर्मा गया। उस मुद्दे पर हम बात करेंगे, नवनीत राणा के फिर से एक्शन पे हम बात करेंगे जो फिर से उन्हें कार्रवाई के घेरे में डाल रहा है। तो सबसे पहले हमारी सहयोगी कशिश का मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे प्रोग्राम सेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि नवनीत राणा जेल से बाहर आई, जेल के बाद अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो गई, लेकिन अस्पताल से आने के बाद जब बाहर आके उन्हें जिन शर्तों पर जमानत मिली है उन शर्तों को उन्होंने उल्लंघन किया और बाहर आके फिर से उद्धव ठाकरे के खिलाफ कितनी चीजें वो बोल दी। तो इस बीच हम नवनीत राणा को लेकर क्या कहें कि नवनीत राणा इस तरह का व्यवहार जो कर रही हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात है, कोर्ट के नियमों को उल्लंघन करना बहुत बड़ी बात है और फिर से जेल जाने की तैयारी अब वो कर रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ यहाँ पर ये चीज़ कि जिस तरीके से उनको जो शर्तों पे जमानत मिली थी वो शर्तें वो आज तोड़ती नजर आई है। वो उनका जो एटीट्यूड था जो अस्पताल से बाहर निकलने पे वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला था और उससे कहीं ना कहीं उद्धव सरकार भी एक तरह से घबरा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बाहर आके वही चीज की जो जज ने मना की थी, जो कोर्ट ने मना की थी कि उद्धव ठाकरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, केस को दोबारा रिपीट नहीं करना है, मीडिया से बात नहीं करनी, और उन्होंने वही चीज की। और साथ ही वो हनुमान चालीसा अपने साथ लेकर आए और इतने बड़े बड़े उनके बयान देना कि अगर मुझे हनुमान जी के बारे में बात करके, राम के बारे में बात करके 14 साल तक भी जेल में रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कानून का उल्लंघन करना काफी बड़ी बात है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अब नवनीत राणा को डर भी लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा है। उन्होंने भले ही यहाँ पर उद्धव सरकार के लिए कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने कानून तोड़ा है, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए उन पर कार्रवाई हो सकती है। और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि जमानत रद्द हो जाए। तो अब उनको समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कि जो उन्होंने किया वो सही फैसला नहीं था। लेकिन अब इतना कुछ करने के बाद वो डर नहीं दिखा रही, वो उद्धव सरकार पे एक्शन लेने के लिए कह रही है, वो उनको चुनौती दे रही कि आप में दम है तो आप मेरे सामने आके चुनाव लड़िए, आप उस सीट से चुनाव लड़िए, उसके बाद बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अचानक से नवनीत राणा का ये रूप देखना उनके समर्थकों के लिए भी काफी ज्यादा चौंकाने वाली चीज है और खुलेआम चुनौती देना एक अलग चीज है, क्योंकि खुलेआम आकर आप उद्धव सरकार को चुनौती दे रही हैं, महाराष्ट्र में उस सरकार को चुनौती दे रही हैं जो आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो कोई डर जो है वो नवनीत राणा के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इन चीजों से डरना भी चाहिए, पर एक डर नहीं है। तो क्या अगर हम अगर डर नहीं है और खुलेआम आप इस तरह के बयान सरकार के खिलाफ दे देती हैं, कोर्ट के खिलाफ दे देती हैं, कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन कर देती हैं, तो क्या हम ये कहें कि नवनीत राणा के पीछे कोई बड़े सपोर्टर्स हैं जिन सपोर्टर की वजह से नवनीत राणा डर नहीं रही? क्योंकि जब ऐसी चीजें आप करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं उसी राज्य में रहने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपके पीछे कोई तो सपोर्ट होगा। तो आपको क्या लगता है वो सपोर्ट सिस्टम क्या है? देखिए, पूरी तरीके से तो इस चीज की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन काफी ज्यादा चौंकाने वाली चीज ये थी जब वो अस्पताल में भर्ती थी, जब उनके समर्थक वहां मिलने नहीं पहुंचे तो मिलने पहुंचे थे 3 बीजेपी के नेता। तो बीजेपी के नेताओं का नवनीत राणा से क्या ही मतलब है, वो लोग वहां पहुंचे और आज सुबह जो तस्वीर सामने की देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तो इसके पीछे की वजह क्या है ये सोचना समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कयास से लगाए जा रहे हैं कि नवनीत राणा जैसा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो उद्धव सरकार के एकदम अगेंस्ट में खड़ा है बिना किसी डर के, तो कहीं ना कहीं जो तोहफा है एक तरीके से वो यहाँ पर मोदी सरकार दे सकती है नवनीत राणा को, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन साक्षी, सोचने वाली बात यही है, क्योंकि अगर कैंडिडेट मजबूत है नवनीत राणा और चुनाव भी नजदीक है महाराष्ट्र के, तो सवाल यही उठता है मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस भी है, यहाँ पर राज ठाकरे भी जिस तरह से भगवा की नैया में डूबते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नवनीत राणा, तो यहाँ पर
सरकार के लिए अब समझने वाली बात होगी कि आखिरकार किसको चेहरा बनाया जाए। तो सपोर्टर्स नहीं कह सकती मैं उनको, मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ मिलता जरूर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर जब अस्पताल से बाहर निकल गए नवनीत, तो बिना किसी डर के उद्धव सरकार जो एक तानाशाही के रूप में बदल चुकी है आज के टाइम में, उसको चुनौतियां देना कोई आम बात नहीं थी। बिल्कुल चुनौतियां देना आम बात नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ नवनीत के पीछे दिखाई दे रहा है। और इस चीज से हम समझ भी सकते हैं कि नवनीत राणा जिस तरह से लगातार एक्शन पे एक्शन ले रही हैं, लगातार बोली पे बोल दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई साथ उनके साथ रहा होगा। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे की आपने बात कही, वो भी भगवा के रंग में रंगते दिखाई दे रहे हैं। क्या राज ठाकरे और नवनीत राणा साथ हो सकते हैं? और अगर साथ होते हैं तो क्या एक अलग दुश्मनी उद्धव ठाकरे के सामने दिखाई देगी, एक बड़ी दरार जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच है? क्या अगर ये दो कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैं कहना चाहूंगी, नवनीत राणा और राज ठाकरे को, अगर ये एक हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे तब उनकी सरकार उनके हाथ में होगी या कुर्सी जो है वो उनसे छिन जाएगी? देखिए साक्षी, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि राज ठाकरे और नवनीत राणा साथ में आएंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीजेपी का साथ चाहते हो राज ठाकरे, क्योंकि बीजेपी में उनका आना, यहाँ पर नेताएं, जो नेता है बीजेपी के, वो लगातार यहाँ पर अगेंस्ट में है राज ठाकरे के। क्योंकि हमने अयोध्या वाला जो सीन देखा, हमने देखा कि बृजभूषण यहाँ कैसे कहते नजर आए कि उन्हें अयोध्या में आने से पहले माफी मांगनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ बात यहाँ पर रही नवनीत राणा की, तो देखिए नवनीत राणा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने आप में है और बीजेपी में ज्वाइन हो जाती है, अगर वो ऐसा होता है, जो तस्वीरें अगर सामने आती है कुछ दिनों में, तो कहा जा सकता है कि वो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है वो एक सियासत हिला देने वाली सिचुएशन है। सीट यहाँ पर खतरे में है उद्धव की, यहाँ पर समझने की जरूरत है। और अब मेरे को लगता है कि उद्धव यहाँ पे जो सहारा ले रहे हैं वो अपने बेटे आदित्य का ले रहे हैं, क्योंकि वो एक यूथ नेता है, तो उनका सहारा लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आएंगे। जी, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन इस बीच जहां उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगे हुए हैं, वहीं राज ठाकरे भी पीछे नहीं है। पर राज ठाकरे जहां अयोध्या जाने की बात कर रहे थे, वहीं आपने बृजभूषण की बात कही कि अयोध्या जाने के नाम पर कहा पहले राज ठाकरे को कि माफी मांगे, उसके बाद ही वहां पर एंट्री मिलेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब राज ठाकरे हिंदुत्व को लेकर एक अलग ही बात कहते हैं, महाराष्ट्र में बयान देते हैं, हिंदुत्व हिंदुत्व गाते हैं, वहीं बीच में उनके कई तेवर मंदिरों को लेकर दिखे, जहां वो मंदिर के लाउडस्पीकर भी हटाने की बात कर रहे हैं। एक साइड आप दिखाते हो कि मैं पूरा हिंदुत्व की तरफ हूँ, मैं पूरा असली हिंदुत्व हूँ, मैं अयोध्या जाऊंगा, ये सब चीजों के बारे में आप बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की बातें सामने आई कि आपके तेवर बदलते दिख रहे हैं, तो कौन उन पर यकीन करेगा? किस तरह हम उन पर यकीन बनाए रखें? तो ये आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी राज ठाकरे को लेकर। देखिए आपकी बात पूरी तरीके से सही है, मैं सहमत हूँ उस बात से, क्योंकि एक समय था राज ठाकरे को लेकर जब वो कोई भी बयानबाजी करते थे उसके बाद वो पलट जाया करते थे, तो लोगों का जो विश्वास था उनके पर वो उठता जा रहा था। लेकिन आपने यहाँ पर बात कही कि वो हिंदुत्व की बात करे, वो भगवान की बात करे और उसके बाद वो मंदिरों के लाउडस्पीकर हटाने की बात करे, तो आप ये देखिए साक्षी, यहाँ पर उन्होंने मंदिर या मस्जिद की बात नहीं की, वो बात करे सिर्फ लाउडस्पीकर हटाने की, क्योंकि उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। वो यहाँ पर किसी समुदाय को, किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने ये भी देखा कि अभी महज 2 से 3 दिन पहले की जब खबर सामने आई थी कि 90% मस्जिद पे से लाउडस्पीकर नहीं चले थे सुबह अजान में, तो इससे यही मालूम चलता है कि सपोर्ट मुस्लिम समुदाय भी कर रहा है, हिंदू समुदाय भी कर रहा है यहाँ राज ठाकरे को, और जब समर्थन की जो सीमा है वो लगातार बढ़ती जा रही। तो जो मुद्दा है वो लाउडस्पीकर का है, वो मुद्दा धर्म या जाति का नहीं है। मुद्दा जो है वो लाउड स्पीकर का है, इसका जवाब हमें तो मिल गया है। लेकिन यही है कि जनता के बीच इस सवाल की वजह से जितनी चीजें जो है गड़बड़ा गई हैं, वो सही होकर नहीं दे रही हैं, क्योंकि मुद्दा चाहे लाउड स्पीकर का हो लेकिन वो धर्म में बदल चुका है। अब इस चीज को, इन अपडेट्स को लगातार जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और लगातार आ भी रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए हमारे डिबेट सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।